जेएनयू एक आईएएससी है सोशल साइंस के फील्ड में, और तिस एक आईआईटी है। तो दोनों का अपना अपना अप्रोच है। यहाँ पे अगर अगर मुझसे कई कई सारे लोगों ने पूछा है कि अपने हिसाब से आर्ट स्कूल में रैंकिंग किसकी बेहतर है, जेएनयू और तिस की। तो जैसे हम लोग मैगजीन में देखते हैं तो अनडाउटली जेएनयू जेएनयू इज द बेस्ट। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी हम्म। चंपारण। हम्म। और चंपारण काफी फेमस है हिस्टोरिकली भी। जैसे हम लोग महात्मा गांधी का हम लोग इंडिगो मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। हम्म। और हम लोग पढ़ते हैं ये जो पीजेंट जो हमारे जो ये थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, हम्म। राजकुमार शुक्ला, इनके बारे में। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था चंपारण में। तो जैसे हम लोग हमने देखा है कि एमजी नरेगा, मनरेगा, जो महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना है। तो सपोज उसको भी किसी थिंक टैंक ने सजेस्ट किया था उस टाइम, जो करंट जो गवर्नमेंट थी, कि देश में बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार हम लोग कैसे दें, और खासतौर से जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को एक गारंटेड हम लोग एक स्कीम हम लोग दे सकते हैं, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जो फीमेल होती है, जो किचन में काम करती है, अगर अगर उनके हाथ में अगर हो गया है और उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जैसे कोई छोटा सा जख्म है, रियलाइज नहीं किया कि यहाँ पे लेप्रोसी है, तो कई बार उनका किचन में काम करते हुए हाथ जल जाता है और हम्म। उनको पता नहीं है। और उनका कपड़े में आग पकड़ ले तब उन्हें मान चलेगा। ये चीज मैंने फिल्म में देखा। हेलो एंड वेलकम टू द गीकी पॉड विद मानस। हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में इस पॉडकास्ट में बात किया है। आज हम जिस करियर ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे वो शायद ही कुछ लोगों को पता। मैंने भी इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते वक्त ही जाना है। रिसेंटली हमारा पार्लियामेंट सेशन कंप्लीट हुआ है। उसमें बहुत सारे बिल पास हुए, बहुत सारे बिल टेबल भी हुए हैं। इन सब बिल्स के लिए रिसर्च कौन करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग कौन करता है, थिंक टैंक एनजीओस क्या होते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग करियर ऑप्शन इन सोशल साइंसेस। हमने डिस्कस किया है अबाउट वेरियस एनजीओस जो कि हमारे देश में या राज्यों में एक्टिव हैं, वो कैसे देश को और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। हमने डिस्कस किया है अबाउट हेल्थ सर्विसेज इन बिहार गवर्नमेंट और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में देश और राज्यों में कैसे चलता है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि एक इंजीनियर भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने सोशल साइंस के ऊपर मास्टर्स किया है। अभी वो बिहार गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर मोजाहिद आलम का। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को भी मिलेगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एंजॉय द पॉडकास्ट। So first, tell me about your journey so far. You have been to engineering, then you have shifted your career to social sciences and various other things. Yeah, So let us yeah. know about your career journey so far. My name is Musaid Alam, and I belong to a rural area from Bihar state, and capital Patna is around 150 kilometer far from my village. So initially, I did my schooling from a village school, and thereafter, all of a sudden, I got an opportunity to come to Delhi, and I completed my intermediate class 12 plus 2 from Delhi school, from a government school in Delhi. And after that, I prepared for ITJ, and I got admitted in NIT Agartala in production engineering branch, that is the sub branch of mechanical engineering. And as you know that we both are batchmates. So in year 2015, we completed our BTech program. And after that, I had got one job offer from Infosys for the IT field. But due to some reason, I could not join that. And I came back again to Delhi in year 2015 only. And that time I started to prepare for some government exam like UPSC and other examination. And in the meantime, to earn some of my pocket money, I started to give tuitions and also coaching classes to the school students in Delhi only. And so for a brief period of time, I worked in SDFC Bank in retail banking in Delhi only.
But after working some time, I realized that I should go for some higher studies. And you remember Niranjan Kumar from our batch only. And one day we were talking, and he told that this Mumbai is again inviting the application for the various master's program, and you should apply for that. And it was happening in the end of year 2018 for the upcoming batch of year 2019. So I applied for three programs for this Mumbai. At that time, I was also applying for JNU Master's Program. So by April or by May end, I got the final admission offer from TIS Mumbai. So I did my MPH, Masters of Public Health, and my specialization is in health policy, economics, and finance. And in year 2021, I completed my master's. So it has been my academic journey. ग्रेट ग्रेट, बहुत बड़ा इलस्ट्रियस जर्नी था आपका, इंजीनियरिंग से लेके सोशल साइंसेस तक. ओके, सो हाँ, सो आप जैसे जैसे आपने बताया कि आपने टिस में भी कोर्स किया है, राइट? सो टिस सिमिलर प्रोसेस जेएनयू में भी होता है. सो बट आपने टिस क्यों चूज किया, और टिस का एंट्री प्रोसेस क्या होता है, और व्हाई टिस, व्हाई नॉट जेएनयू? दोनों में क्या डिफरेंस होता है करिकुलम बेस्ड, अगर आप उस पर भी थोड़ा लाइट्स डालें. जैसे हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हमने देखा है, जैसे हम लोग एनआईटी से हैं, तो आईआईटीज आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. और हमने आईएएससी के बारे में भी सुना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बारे में. तो फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन, अगर हम ये देखें कि साइंस के फील्ड में, अगर साइंस में अगर अप्लाइड साइंस हम देखें, तो अप्लाइड साइंस की पढ़ाई हम देखते हैं आईआईटी में होती है. और अगर हम प्योर साइंस की पढ़ाई देखें, तो प्योर साइंस की पढ़ाई अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें, तो प्योर साइंस की पढ़ाई आईआईएससी बेंगलोर में होती है. तो उसी तरह से सोशल साइंस के फील्ड में अगर हम प्योर सोशल साइंस देखें, तो प्योर सोशल साइंस आपको जेएनयू में मिलेगा, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली. लेकिन अगर हम अप्लाइड सोशल साइंस की बात करें, तो वो आपको टिस मुंबई में दिखेगा. लाइक अगर हम जैसे मैं थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जब आप मुझे इसके लिए अलाउ करेंगे तो. और उस टाइम मैं आपको जेएनयू का मैं प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा. तो जेएनयू में ज्यादातर जो कोर्सेज हैं वो प्योर सोशल साइंस वाले हैं. जैसे अगर आपको हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, तो आपको फिर चूज करना होगा कि एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर एमए प्रोग्राम इन मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, या फिर एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन ज्योग्राफी. लेकिन टिस में ऐसे कोई भी कोर्सेज नहीं है. लाइक अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं टिस मुंबई से, या फिर सोशियोलॉजी, या फिर पॉल साइंस, या फिर ज्योग्राफी, तो ऐसे आपको कोई भी कोर्सेज नहीं मिलेंगे. और सारे के सारे कोर्सेज को टिस मुंबई में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हो. जैसे मेरे अपने कोर्स का नाम है कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस. तो यहाँ पे आपको पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई होगी, आपको फिर हेल्थ पॉलिसी में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, पॉलिसी ब्रीफ मेकिंग, पॉलिसी ड्राफ्ट, और उसके साथ साथ आप हेल्थ फाइनेंसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे. और उस तरह से दूसरे कोर्सेज हैं. जैसे मैंने निरंजन के बारे में बात किया, तो निरंजन कुमार ने वहाँ से उन्होंने एचआर कोर्स में अपना पीजी की पढ़ाई की थी, एमए इन ह्यूमन रिलेशंस एंड लेबर मैनेजमेंट. और इस तरह से अलग अलग कोर्सेज हैं. तो टिस मुंबई और जेएनयू में सबसे बड़ा फर्क एप्लीकेशन और थ्योरी और प्रैक्टिकल का. जैसे जेएनयू में भी आपको जेएनयू ने भी अब शुरू किया, उसमें भी आपको कुछ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज मिलेंगे. लेकिन जेएनयू एक आईएएससी है सोशल साइंस के फील्ड में, और टिस एक आईआईटी है. तो दोनों का अपना अपना अप्रोच है. यहाँ पे अगर अगर मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा है कि आपके हिसाब से आर्ट्स स्कूल में रैंकिंग किसकी बेहतर है, जेएनयू और टिस की? तो जैसे हम लोग मैगजीन में देखते हैं, तो अनडाउटली जेएनयू इज द बेस्ट. जेएनयू इज एट द नंबर 1 पोजीशन इन आर्ट्स फील्ड. लेकिन अगर हम लोग सोशल वर्क फील्ड में देखें, तो टिस मुंबई इसका कंसिस्टेंट इसका रैंक बन रहा है. तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है. हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये खराब है.
तो वैसे रहा है। अच्छा, दोनों और का एंट्री जी। प्रोसेस का क्या सीन है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है और क्या क्राइटेरियाज होते ओके हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? ओके। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पीजी में एडमिशन के लिए बताऊंगा, और मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना है। हाँ बिल्कुल। तो ये लेटेस्ट जेएनयू का प्रोस्पेक्टस है, ईयर 2023 एंड 24 का, 24 सेशन का जेएनयू का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पीजी कोर्सेज के लिए, पीजी डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। तो शायद उनका पीएचडी का अलग है और यूजी कोर्सेज के लिए अलग है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जेएनयू मेनली लैंग्वेज और उससे रिलेटेड कोर्सेज पे जो डिग्री है वो ऑफर करता है। और पीजी में आपको अलग अलग स्ट्रीम में आपको ये मिल जाएगा, हम्म। उसका डिटेल मिल जाएगा। जैसे अच्छा। एमए, एमएससी, एमसी, एमपीएच, एमटेक, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स विल बी थ्रू सीयूईटी, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। हम्म। और एमएससी में एडमिशन के लिए उनका जीएटी और बी का स्कोर, और एमबीए में कैट का स्कोर, ये है। और वहीं अगर हम टिस मुंबई की बात करें तो टिस मुंबई का एक सेपरेट उनका सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे यहाँ मैंने अपने स्क्रीन शेयर किया है टिस मुंबई के दिख रहा है। एडमिशन्स का प्रोग्राम के लिए। ओके। तो यहाँ पे है उनका जो फर्स्ट स्टेज है ये है ऑनलाइन असेसमेंट और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। नहीं, इनका सबसे पहले इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो टिस एनईटी होता है। हम्म। उनका जो अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और हम्म। उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन असेसमेंट या फिर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ये सेकंड स्टेज है। हम्म। तो जैसे मेरे टाइम में, ये 2019 में, ये कोविड से पहले की बात है। तो मेरे टाइम में जैसे हमने टिस सीयू टिस एनईटी दिया था, और उसके बाद से सेकंड राउंड में हमें वहाँ पे टिस कैंपस में फिजिकली प्रेजेंट होकर कुछ कुछ कोर्सेज में, जैसे एचआर कोर्सेज में आपको ग्रुप डिस्कशन होता था और उसके बाद इंटरव्यू। और मेरे कोर्स में ऐसे उन्होंने लिखवाया था, लाइक उसके लिए टाइम था लाइक 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का। उसमें दो टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होता था काफी कम टाइम हम्म। में। और उसके बाद से सेम डे ही इंटरव्यू हो जाता था उस कोर्स के लिए। और फिर बाद में इंटरव्यू के टाइम में आपसे वे लोग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैफ आप लोग हम्म। स्टूडेंट्स को वहाँ पे आपसे मांगा जाता था। फिल करना और पड़ता है, डैफ ओके। के बेसिस पे भी, हाँ, वो 2 या 3 पेज का होता था। उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना है कि वाई आर यू इंटरेस्टेड एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर एम्बिशन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोर्स, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और कई बार इंटरव्यू में अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। तो ये मैंने अपने टाइम में, मैं 2 कोर्सेज के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक मास्टर्स प्रोग्राम एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज, और एक मेरा कोर्स इन हेल्थ पॉलिसी, एमपीएच इन हेल्थ पॉलिसी। तो दोनों में सेम प्रोसेस था। और अभी टिस्ने अपना कुछ मेथड को चेंज किया है। जैसे यहाँ पे टिस्नेट में क्वालिफाई करने के बाद से आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा या फिर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। और उसमें ये लोग एक्सटेम्पोर रिफ्लेक्शन ऑन ए गिवन टॉपिक। तो पैनल मेंबर, 2 या 3 मेंबर का एक पैनल मेंबर है। तो कोई भी एक टॉपिक जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड हो, और उस एक्सटेम्पोर में स्टूडेंट्स कैंडिडेट को अपना एक्सप्रेस करना होता है। और फिर बाद में कैंडिडेट का ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। हम्म। और इसी के बेसिस पे उसका मेरिट लिस्ट बनता है कैंडिडेट के लिए। तो टिसनेट का जो वेटेज है वो 100 मार्क, 100 क्वेश्चन। तो इसका 50%, फिफ्टी और परसेंट हाँ। ऑनलाइन असेसमेंट का 30%, और 20%, और एक्सट्रीम ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का 30%। और उसके बाद से उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस हम्म। तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। तो ये टिस मुंबई का। और जेएनयू में हमने देख लिया कि वहाँ पे उनका सीईओ इसी के थ्रू है। करेक्ट। वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो टिस या जेएनयू में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आपने अपना जो डिग्री था उसको कंप्लीट करने के बाद आपने पब्लिक राइट। हेल्थ के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, आपने राइट। बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ काम किया, एनजीओस के साथ काम किया। राइट। सो आप राइट। उस राइट। जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। ओके। तो ये जो जर्नी है टीम वाइज काम करने की, या फिर एनजीओ या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करने की, तो ये जर्नी इस मुंबई में एडमिशन लेने के जस्ट बाद ही शुरू हो गई थी। और लाइक उसमें
मैंडेटरी इंटर्नशिप्स है, जैसे मैंने बताया कि चूंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है सोशल साइंस के फील्ड में, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स, आप चाहे एचआर प्रोग्राम में हैं या फिर हेल्थ स्कूल के किसी प्रोग्राम में, डेवलपमेंट स्टडीज में, हेपेटाइटिस स्टडीज में, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी कोर्स में आप हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोग्राम, अगर आप टिस मुंबई के स्टूडेंट हैं तो आपको फील्ड में जाना ही होगा, ये मैंडेटरी है। यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन फील्ड देन इन क्लासरूम। अच्छा। अब वो जो फील्ड है, अब वो फील्ड हो सकता है कि टिस के आसपास हो, या फिर जो टिस मुंबई ये है, मुंबई के चेंबूर इलाके में हो सकता है कि उसके आसपास के स्लम एरिया में हो, या फिर काफी दूर हो, या फिर मुंबई से बाहर हो। तो जैसे मैं हेल्थ स्कूल में था, और हेल्थ स्कूल में टोटल 4 प्रोग्राम है। एक है एमएचए प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और 3 एमपीएच के कोर्सेज हैं। तो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो एमपीएच के 3 कोर्सेज में से एक कोर्स मेरा हो गया एमपीएच इन हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, एक हो गया सोशल एपिडेमियोलॉजी, और एक हो गया हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एमपीएच इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स को उन्हें 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता था। एक था रूरल इंटर्नशिप, जो कि 4 to 6 वीक्स या फिर 8 वीक का भी होता था, कम से कम 2 या ढाई महीने का हो सकता है। और एक था अर्बन, ये मैंडेटरी है। और इससे कोई भी स्टूडेंट डिस्पाइट हिज और हर बैकग्राउंड, आपको फील्ड में जाकर टाइम स्पेंड करना है। अगर उन्होंने रूरल एरिया में भेज दिया, लाइक हम्म। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है परभनी, तो हम्म। परभनी में वहां पे भेजा गया, और उसके परभनी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफी दूर, लाइक 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, हम्म। 80 किलोमीटर अंदर पे। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि सर यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है हमारे पास, या कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे हम कुछ लर्न करने के लिए जा रहे हैं। तो लाइक वहाँ की हालत बहुत ही खराब है, जो बिल्डिंग है काफी पुरानी है, या फिर फंक्शनल नहीं है। तो भी प्रोफेसर या फिर कॉलेज की तरफ से मैंडेट था कि आपको यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद देयर, जो भी आपको गिवन असाइनमेंट है आपको पूरा करना है। हम्म। और शुरू में मैंने देखा कि ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि शुरू में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल द स्टूडेंट्स गॉट एकोमोडेटेड इन दैट इन्वायरमेंट। हम्म। और बहुत सारे लोगों ने उस चीज को लाइक किया, उस चीज को समझा, जो उनका जो रिलेक्टेंस था एक अर्बन एरिया का एक्सपोजर, वो खत्म हो गया। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा, तो सेकेंड सेमेस्टर में मुझे 4 to 6 वीक्स के लिए मुंबई में एक जगह है चूना भट्टी, सायन। हम्म। तो हम्म। सायन में एक एनजीओ है, बीएलपी, बॉम्बे लेप्रोसी प्रोजेक्ट, जो कि हम्म। जितने कुष्ठ रोग वाले जो पेशेंट्स होते हैं, लेप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं, तो इनके बीच हम्म। में काम करता है वो। और वो दैट एनजीओ इज वर्किंग, हैज बीन वर्किंग सिंस अराउंड लास्ट 30 or 40 years, और मोर देन 40 years। तो उनके साथ में काम करना था। और इसके साथ साथ मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि मास्टर्स प्रोग्राम में आपको थॉरोली, आपको यू नीड टू बी वेरी मच, आपको फेमिलियर विथ द रिसर्च मेथड्स, आपको हम्म। रिसर्च के साथ खुद को एसोसिएट करना होगा। तो सोशल साइंस में अब चाहे हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को देखें या फिर क्वांटिटेटिव को देखें, तो क्वालिटेटिव में बहुत ज्यादा लाइक उसमें जो सॉफ्ट स्किल है, आपका कम्युनिकेशन या ऑब्जर्वेशन, या आपको उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है। लाइक जैसे मैं ब्रीफ में एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक मैं किसी से अगर मैं ये पूछूं कि आपको ये जो बीमारी है वो कितने सालों से है, तो अगर किसी ने कहा 5 साल, या फिर आपको ये कितनी बार हुआ है, तो किसी ने कहा 2 बार या 3 बार। तो इफ आई एम गेटिंग द आंसर इन नंबर्स ना, तो इफ आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स इन नंबर्स, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपको जब से ये कुष्ठ रोग का आपको जैसे शिकायत हुआ है, तो आपका मेंटल स्टेट क्या रहा, या फिर आप जैसे जो जो आपकी जो दूसरी जो एक्टिविटीज थी वो आपने कितनी कम की है, मतलब वो बाकी मेंबर्स के साथ। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस जिसमें लोग शेयर करेंगे, तो ये सारा क्वालिटेटिव मेथड में आएगा। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चनियर एक मैंने तैयार किया, और अपने प्रोफेसर के गाइडेंस में, और मेरे साथ एक मेरी बैचमेट भी थी। तो उस टाइम हम लोग सायन और चूनाभट्टी के आसपास, ये तो उससे थोड़ी दूरी पे जो भी जो स्लम एरिया है, खासतौर से धारावी, जो पूरे एशिया में जाना जाता है, तो धारावी के इलाकों में जाने का मौका मिला।
और वहाँ कुछ लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो यहाँ पे ये एक एक्सपोजर हुआ। और दूसरा एक्सपोजर गवर्नमेंट के साथ काम करने का मुझे मिला फोर्थ सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में। तो ये मेरा था लाइक 2020 के लास्ट में। लाइक मैंने एडमिशन लिया था 2019 में, और 2020 के एंड में मेरा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। एंड इन द बिगनिंग ऑफ 2021 फिर मैं अपना फील्ड प्रैक्टिकम करने आया। और उस टाइम में एक एनजीओ है जिसमें मुझे बाद में काम करने का मौका मिला, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आद्री, आद्री पटना में। तो ये बिहार गवर्नमेंट के साथ ये उनके पॉलिसी ड्राफ्टिंग और पॉलिसी मेकिंग पे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया। तो जो बीएलपी वाला था, बॉम्बे वाला, बॉम्बे लेप्रोसी प्रोजेक्ट, वो लेप्रोसी से रिलेटेड था, वो फील्ड में जाना था। और बाद में मैं आईडीएसपी प्रोजेक्ट में आया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ था। अच्छा। तो ये मेरा दो एक्सपीरियंस रहा अपना कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए। अच्छा, तो उसी के रिगार्ड आपने बताया कि आप आईडीएसपी प्रोजेक्ट के साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ भी राइट, एसोसिएटेड थे। राइट, तो राइट, उसमें मैंने अपना उस इंटर्नशिप किया। हाँ, तो उसमें आपने शायद कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया था शायद। कोविड वैक्सीनेशन में सबसे पहले मैंने अपना इंटर्नशिप मैंने किया। एक अच्छा। मैंडेटरी हमारा 18 वीक्स का हमारा था, लाइक हम्म। 4.5 मंथ। तो ये मेरा एक फील्ड प्रैक्टिकम था, जिसमें आपको हम्म। पॉलिसी मेकिंग और उसके ड्राफ्टिंग, उसके फॉर्मुलेशन पे काम करना है किसी एनजीओ के साथ, हम्म। और उसके साथ साथ फील्ड विजिट पे भी जाना था। हम्म। तो मैं उस टाइम आद्री में आया, पटना में। और उस टाइम मैंने आईडीएसपी प्रोजेक्ट के पे काम किया उनके साथ, जो उनका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था। और उसके बाद से जब मेरा ये फिर प्रैक्टिकम खत्म हुआ, तो एक ब्रीफ टाइम के लिए फिर मुझे जॉब एक ऑफर हुआ एक दूसरे एनजीओ से। उस एनजीओ का हम्म। नाम है केयर इंडिया, हम्म। केयर, केयर इंडिया है। और ये वर्ल्ड में मोर देन 100 या 120 कंट्रीज में ये एक्टिव है अपने हेल्थ इंटरवेंशन रिलेटेड प्रोग्राम में। तो बिहार में उस टाइम केयर इंडिया कोविड वैक्सीनेशन पे काम कर रहा था। तो उस टाइम मैंने 4 to 5 मंथ मैंने केयर के साथ काम किया। अच्छा। और ये मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस था। तो जो या केयर इंडिया है। जी। हाँ, तो इसके साथ आपने जो इंटर्नशिप के बाद आप फॉर्मली इंटर्नशिप के बाद। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एसोसिएट हुए, तो उसके बारे राइट, में राइट। थोड़ा बताइए, ये एडीआरआई प्रोजेक्ट क्या था, और ये ओके। फुल डिटेल में अगर आप बताएं। तो मानस, आपने फिर वो आईडीएसपी के बारे में पूछा था। तो आईडीएसपी का बस मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है। ये आईडीएसपी की ऑफिशियल साइट है। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था ईयर 2004 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट इसमें ईयर 2009 में इसमें आया। इसके अंदर में ये होता है कि अलग अलग उसमें रिपोर्टिंग यूनिट्स हैं। अगर हम लोग स्टेट लेवल में बात करें तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से नीचे अगर हम लोग उसका ब्रेकअप करें तो ब्लॉक, ब्लॉक के बाद से फिर हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ से क्या होता है कि वहां से डेटा का कलेक्शन होता है रेगुलर बेसिस पे। और जो प्लेटफॉर्म है तो उसका नाम होता है आईएचआईपी। आईडीएसपी हो गया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, और आईएचआईपी हो गया इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो आईडीएसपी को ही अभी चेंज करके आईएचआईपी, आईएचआईपी एक पोर्टल है। तो आईएचआईपी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल हम्म। प्लेटफॉर्म आईएचआईपी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, हम्म। आईडीएसपी। तो जैसे हमने शुरू से सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम्म। है ना। यानी तो इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो शुरू से ही हमारा जो अप्रोच रहा है, जैसे हम लोग इस बात को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ज्यादातर हमारा जो अप्रोच था वो क्यूरेटिव अप्रोच रहा है, ठीक करने वाला। प्रिवेंटिव अप्रोच कम रहा है। इसलिए कि हम लोग उस तरह का हम लोग सिस्टम ही हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो आईडीएसपी उस चीज को, प्रिवेंटिव अप्रोच को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन होता है, जैसे डेटा आर बीइंग कलेक्टेड। जैसे इसमें 3 तरह के फॉर्म होते हैं, पी फॉर्म, एल फॉर्म और एस फॉर्म। तो उसको अलग अलग यूनिट से उसका डेटा कलेक्शन होता है और फिर बाद में उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब मेरे पास एक डेटा है, डेटा जो कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आ रहा है, और मेरे पास लाइक 1 ईयर का डेटा है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का। तो आगे मैं कभी भी
आगे मैं कभी भी ये कर सकता हूँ कि सर्विलेंस रिलेटेड या फिर कोई भी डिजीज का आउटब्रेक, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में खासतौर से डेंगू के केसेस बढ़ने लगते हैं हम्म। अगर एक खास सीजन में, जैसे जुलाई वगैरह में, या किसी किसी खास शहर में मतलब जनवरी के महीने में कोई अलग शिकायत आ रही है। हाँ, कहीं पे मेरे मलेरिया तुरंत का मेडिसिन, आउटब्रेक हो गया ऐसा। मलेरिया का आउटब्रेक होता, तो आउटब्रेक डिटेक्शन, टाइमली डिटेक्शन, और उसका टाइमली हम उस पर एक्शन क्या लेने वाले हैं, ये चीज को आईडीएसपी हेल्प करता है। तो हमारा काम उसी में है। और जहाँ तक बिहार के परफॉर्मेंस की बात करें तो बिहार का परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में काफी इम्प्रूव हुआ है। यानी पीएलएस फॉर्म की रिपोर्टिंग जो है पहले काफी मतलब वो खराब थी, बिहार का जो रैंकिंग थी, लेकिन अभी देखें तो बिहार अभी टॉप 5 में है। और अच्छा टॉप 5 में हमारा इतना छोटा सा स्टेट है त्रिपुरा, एनआईटी हमारा जहाँ पे था, त्रिपुरा का भी रैंकिंग बहुत ही अच्छा है अच्छा। आपको इसमें आईडीएसपी और सर्विलांस में। मेरी जो जर्नी रही है, टिस मुंबई में मास्टर्स करते हुए फिर मैंने बीएलपी के साथ मैंने इंटर्नशिप किया, और उसके बाद से टिस मुंबई ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में किया था। और फिर फाइनल सेमेस्टर में मैंने आद्री पटना में मैंने अपना फाइनल सेमेस्टर मैंने फील्ड में ही और आद्री पटना के साथ मैंने अपना कंप्लीट किया। लाइक ये हमारे करिकुलम का पार्ट था। और जब जब ये मेरा फील्ड प्रैक्टिकम जब खत्म हुआ, ये वाला इंटर्नशिप जब खत्म हुआ, तो उसके बाद से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद से मुझे एक जॉब ऑफर हुआ, और जो ये जॉब ऑफर हुआ था केयर इंडिया की तरफ से, केयर इंडिया एनजीओ की तरफ से। और केयर इंडिया एनजीओ ये बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करती है, और हम्म उस टाइम इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी हम्म चंपारण। हम्म और चंपारण काफी फेमस है हिस्टोरिकली भी। जैसे हम लोग महात्मा गांधी का, हम लोग इंडिगो मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, हम्म और हम लोग पढ़ते हैं ये जो पीजेंट जो हमारे जो ये थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, हम्म राजकुमार शुक्ला, इनके बारे में। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था चंपारण में। हम्म और चंपारण के दो पार्ट हैं, एक है पश्चिमी चंपारण, एक है पूर्वी चंपारण, दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पूर्वी चंपारण में है मोतिहारी, जो कि हम्म हिस्टोरिकल प्लेस है, और पश्चिमी चंपारण में है बेतिया। तो हम्म मुझे बेतिया लोकेशन में मुझे पोस्टिंग मिली, और काम मेरा वहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, काफी सिंपल था। लेकिन सिंपल होते हुए मैं कहूँगा कि वो बहुत ही उस जो मोमेंट था, उस मोमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। लाइक जैसे हम सभी ने कोविड का वैक्सीनेशन हमने हम्म देखा है, हम सभी ने ऑलमोस्ट, हम सभी ने उसका वैक्सीन हमने लिया भी है। हम्म। तो हम लोग ये देखें कि उस टाइम दो वैक्सीन मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही थी। एक चल रही थी कोवैक्सीन, और दूसरी कोविशील्ड। 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 तो मुझे केयर इंडिया के जरिए पश्चिमी चंपारण में एज ए डिस्ट्रिक्ट डेटा एनालिस्ट बना के भेजा गया। हम्म और काम उसमें मेरा ये था कि जो कोविन पोर्टल था, जिस पोर्टल पे सारी एंट्रीज होती थी, जो भी जिनको वैक्सीन दिया जा रहा है उनका डिटेल और वैक्सीनेटर का डिटेल। जैसे आपने अपने आप लोग अपने कोविन के कोविन सर्टिफिकेट पे, कोविड सर्टिफिकेट पे भी आप देख सकते हैं हम्म। कि वहाँ पे नेम ऑफ जो ये है जो जिन्होंने वैक्सीन वैक्सीनेटर। लिया है, हाँ हाँ वैक्सीनेटर, तो उनका नाम है, वैक्सीन देने वाले का नाम है। हाँ। फिर एक वैक्सीन का बैच नंबर होता था, वैक्सीन हम्म। का नाम होता था, वैक्सीन का बैच नंबर होता था। तो जब भी वैक्सीन की सप्लाई होगी ना, लाइक कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया, और हम्म कोविशील्ड को एसआईआई ने किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। हम्म तो जब भी इनके साइड से वैक्सीन आएगी, तो हर एक वैक्सीन का एक यूनिक कोड होता था। तो हम्म एज ए डिस्ट्रिक्ट डेटा एनालिस्ट मेरा काम था कि उस कोड को कोविन पोर्टल में इंपोर्ट करना। कि हम्म लाइक जैसे आज अगर 20th ऑफ अगस्त है, तो 20th ऑफ अगस्त को कौन सा बैच नंबर का वैक्सीन आया है। तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट वाला, मेरे पास एडमिन राइट था, तो आई यूज टू पुट दैट सीरियल नंबर इनटू द सिस्टम। तो अब एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और हर एक ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पे वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। फाइन। सो जैसे आपने बताया कि आपका जो कोविड वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम था जिसमें आप राइट, डीडीए थे, तो राइट, उसके बाद आप एडीआरआई के साथ भी कनेक्ट हुए। राइट, राइट। एंड हाँ, तो जहाँ से उसके मैंने बारे में थोड़ा। इंटर्नशिप किया था। हाँ, तो एडीआरआई क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एंड वो क्या ओके, करती है, वो भी आप अगर बताएं। ओके, ओके। तो फॉर्चुनेटली मेरे रिसर्च गाइड थे टिस मुंबई में, डॉक्टर सौमित्र घोष सर। और
उन्होंने मुझे गाइड किया। और और उन्होंने उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ पे अपना रिसर्च डिसर्टेशन या फिर फील्ड प्रैक्टिकम करना चाहते हो। तो मैंने उन्हें दो चॉइसेस अपने दिए कि सर एक तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लाइक स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर वहाँ पे कुछ वैकेंसी है या फिर उनके यहाँ पे उसकी नीड है किसी इंटर्न की। तो मैंने सर से कहा कि सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, न्यू दिल्ली, या फिर अगर पॉसिबल है तो फिर बिहार में। तो सर ने 2005 में बिहार वही पटना में सर ने अपना ये किया था, ट्रेनिंग किया था। और जो सर हैं उन्होंने यूनिसेफ के थ्रू किया था 2005 में। तो उन्होंने कहा कि आई हैव सम कॉन्टेक्ट एंड लेट मी आस्क देम। तो सर ने फिर मेल किया कि मेरा स्टूडेंट है और उसे 4 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करनी है। तो थैंकफुली फॉर्चुनेटली वहाँ पे वैकेंसी थी और आदरी पटना में मुझे जगह मिल गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उस टाइम ऐसा कोई एज सच मेरे ओरिएंटेशन का कोई प्रोजेक्ट कोई ऑन गोइंग नहीं था, लेकिन आदरी पटना में था। तो रही बात आदरी की, तो उसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसको प्रोफेसर शैवाल गुप्ता सर ने 1991 में एक थिंक टैंक के तौर पे एक उन्होंने शुरुआत की थी, एक एनजीओ की। और 1991 में यानी आज से करीब 32 ईयर्स पहले बिहार झारखंड यूनाइटेड था। बिहार झारखंड का सेपरेशन हुआ है ईयर 2000 में, यानी उससे 9 साल पहले ही सर ने ये एनजीओ ओपन किया था। और ये बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी एडवाइजर, एक प्रोमिनेंट एक पॉलिसी एडवाइजर बनी, खासतौर से बिहार गवर्नमेंट के लिए उनकी जो बजट प्रिपरेशन है या फिर उनका इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल होता है, कम से कम ये 6 महीने का एक लॉन्ग एक्सरसाइज है। और बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में 6 मंथ तक फील्ड में डेटा कलेक्शन होता है। जैसे डेटा की हमने बात की, तो बस मैं 2 मिनट का मैं टाइम चाहूंगा कि जैसे हम लोग ब्रॉडली हम लोग समझे डेटा को, तो एक होता है प्राइमरी डेटा, जो आप फील्ड में जाते हैं तो आपको प्राइमरी डेटा मिलता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो आपको बुक्स में मिलेगा या इंसाइक्लोपीडिया या फिर आपको इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन से मिलेगा या फिर दूसरे के रिसर्च वर्क से मिलेगा। ये आदरी की वेबसाइट है, आई होप कि हम्म ये विजिबल होगा। विजिबल। ये उसका होम टैब है, यहाँ पे जो हमारी जो प्रेसिडेंट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, हाँ। हाँ, उनको देख सकते हैं आप। ये शहवाल सर है। शहवाल सर अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने ही हम्म आदि को ये किया था। उन्होंने ये उसके फाउंडर थे, और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री भी दिया। हम्म। और यहाँ पे महामहिम प्रेसिडेंट उस टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ये सीएचपी डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर पॉलिसी, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। और यहाँ पे मैम है, डॉक्टर अच्छा। सिंधिया महापात्रा मैम। तो तो आपने ये भी बताया कि आद्री जो है एक थिंक टैंक भी है। सो तो थिंक टैंक है, राइट। किसी भी स्टेट में या गवर्नमेंट पॉलिसी में एक थिंक टैंक का क्या राइट। रोल होता है? जैसे हम लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली एक सेशन पार्लियामेंट का खत्म हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे ओके। बिल पास हुए हैं, बिल राइट। टेबल किया गया है। तो वो सारे राइट। बिल्स के बैकग्राउंड सर्वे वगैरह या फिर ड्राफ्टिंग वगैरह, उसका क्या रोल राइट। होता है थिंक टैंक्स का, वो राइट। अगर आप बताएं। तो जैसे आपने अपने बिल की आपने बात की या फिर उसके ड्राफ्टिंग की बात की, तो थिंक टैंक का काम यही होता है कि उस चीज को इजी करना या फिर उसके लिए बैकग्राउंड में सर्वे करना। जैसे आपके ही बैच के हैं साकेत सूर्या। तो साकेत सूर्या भी अभी वो भी एक थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं, और उनका कोर काम उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने अभी कहा कि एक पार्लियामेंट में और उसमें डायरेक्शन देना। तो उनका काम मुझे लगता है कि शायद उनका नेशनल नेशनल लेवल का, और मेरा स्टेट लेवल पे है। तो थिंक टैंक बेसिकली अगर उसके लिए उसको डेटा कलेक्शन करना है तो डेटा कलेक्शन करेगा वो। और थिंक टैंक अगर जो उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस है, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, वो तैयार करता है। और जो भी जो गैप होता है ना, तो उस गैप को फिल करने का काम करता है। जैसे पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी है, पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी मान लिया जाए कि अगर हम लोग रोजगार के टर्म में बात करें, तो जैसे हमने देखा है कि एमजी नरेगा, मनरेगा, जो महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना है,
तो सपोज उसको भी किसी थिंक टैंक ने सजेस्ट किया था उस टाइम, जो करंट जो गवर्नमेंट थी, कि देश में बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार हम लोग कैसे दें, और खासतौर से जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को एक गारंटेड हम लोग एक स्कीम हम लोग दे सकते हैं, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने उस चीज को एक थिंक टैंक या फिर जो भी उनके कमेटी के लोग होंगे उन लोगों ने राय दिया, उस गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, और अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है तो उस चीज को आगे इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटी की शिकायत मिलती है, लाइक लोगों को कुछ पेमेंट इशू है या फिर काम का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, तो वहां पे फिर से एक थिंक टैंक आएगा, या फिर अब थिंक टैंक का काम होगा वहां पे उस काम को ऑडिट करना कि कहाँ कहाँ पे गैप है, या फिर उसको और हम कैसे इफेक्टिव तरीके से लोगों हम्म। तक उसका बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो एक थिंक टैंक का काम होता है कि गवर्नमेंट के स्कीम को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, लोगों के लिए ज्यादा फ्रेंडली बनाना, जो मिडिल में जो खासतौर जो करप्शन का जो चार्जेस लगता है, करप्शन को मिनिमाइज करना, खत्म करना, या जैसे भी हो। तो जितनी भी स्कीम्स हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हम लोग बहुत सारी स्कीम दे सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर आयुष्मान स्कीम हो, तो ये सारा थिंक टैंक का ही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अच्छा। तो बिहार गवर्नमेंट में जो आदरी है, तो जैसे इनका मैंने बताया कि जो बजट तैयार करने में इनका काफी बड़ा रोल रहता है, और जो मेरा डिपार्टमेंट है सीएचपी, तो हम लोग उसमें आईडीएसपी प्रोजेक्ट में हम लोग उसमें गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। जी। जी। सो आपने रूरल एरियाज में बहुत काम किया, आपने स्लम्स एरिया में भी बहुत इंटर्नशिप वगैरह राइट। किया है। आपने राइट। कोविड वैक्सीनेशन के टाइम देखा है कैसे कोविड वैक्सीनेशन राइट। होता है, कैसे लोग राइट। लाइन में लगकर वैक्सीनेशन। सो ऐसा कोई राइट। मोमेंट आपके करियर में अभी तक रहा जो जिसको देख के आपको लगा नहीं ये मैं सही फील्ड में आ गया हूँ? बॉम्बे लेप्रोसी प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे एक बात ये मालूम चली लेप्रोसी पेशेंट्स के बारे में। लेप्रोसी जो बीमारी है उसको करीब करीब दुनिया ने मान लिया कि वो खत्म हो गई है, हम्म। लेकिन अभी भी उसके कुछ कुछ केसेस मिलते हैं। और उसके में सबसे पेनफुल, सबसे दुखद बात यह है कि अगर उसका टाइम पे इलाज करें तो उसमें उसका इलाज काफी लंबा चलता है। उसका इलाज काफी लंबा चलता है, अगर टाइम से हम उसका मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने लेट कर दिया, या फिर अगर हम जैसे सपोज कि मुझे 6 मंथ तक लेनी थी, अगर मैं उसमें रिलैप्स कर देता हूँ, मैं मिस कर देता हूँ, तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से उसका कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो रिलैप्स के केसेस जैसे आते हैं, तो उसके बाद से जो पेशेंट है, तो पेशेंट के साथ बहुत ही पेनफुल उसके साथ मोमेंट हो जाता है। इसलिए कि जिस आपके बॉडी के जिस पार्ट में, सपोज आपके हाथ में या फिर आपके पैर में अगर लेप्रोसी का अगर उसका केस आ गया, तो उस केस में सेंसेशन खत्म हो जाता है, नमनेस हो जाती है। हम्म। तो मान लिया कि पैर वाला पार्ट मेरा इन्फेक्टेड है और वहां पे वो नम हो गया, तो इवन अगर मैं अपने शूज पहन के मैं चल रहा हूँ या स्लीपर पहन के, मेरे पैर में से अगर शूज निकल जाए मुझे पता भी नहीं चलेगा शूज निकल गया है। हम्म। या अगर मैंने जोर से मैंने शूज को बांध रखा है, उसके अंदर कोई पिन अगर चुभ जाए तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा तो उनके पैर में काफी बड़े बड़े जख्म थे। हम्म। तो उससे उससे फिर ये मालूम चला कि कई बार उनका जो शूज है वो 1 किलोमीटर पहले, अगर वो वॉक करते हुए जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर पहले चला गया, छूट गया, उनके पैर से निकल गया है। एंड द पेशेंट हैज नॉट रियलाइज कि ही और शी हैज मिस द शू। तो उसमें उनको पिन भी चुभ जाता है या फिर किस तरह का जख्म हो गया। और सबसे इसमें बुरा हाल होता है जो फीमेल होती है, जो किचन में काम करती है, अगर अगर उनके हाथ में अगर हो गया है और उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जैसे कोई छोटा सा जख्म है, रियलाइज नहीं किया कि यहाँ पे लेप्रोसी है, तो कई बार उनका किचन में काम करते हुए हाथ जल जाता है और हम्म। उनको पता नहीं है, और उनका कपड़े में आग पकड़ ले तब उन्हें मालूम चलेगा। तो ये चीज मैंने फिल्म में देखा, एंड दैट वाज रियली वेरी पेनफुल टू मतलब सी ऑल दिस, मतलब जो ऑनगोइंग जो उनका ये था, उनके साथ जो डिफिकल्टी उनकी पर्सनल लाइफ में। तो मैंने उस फिल्म में मैंने ये देखा कि एक होता है एमसीआर। तो एमसीआर का मतलब होता है मैं एमसीआर ये एक रबर का बना हुआ सेलुलर ये है, सैंडल और स्लीपर्स है, ये है। जैसे यहाँ पे एक मैंने स्क्रीन शेयर किया, ये कोई मदुरई में कोई है एक एनजीओ, इसका मैंने इंटरनेट पे देखा, तो मदुरई हम्म। हेल्थ एंड लेप्रोसी रिलीफ सेंटर, तो नॉन प्रॉफिट इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन हम्म। लोगों ने एमसीआर का फुटवेयर जैसे लेप्रोसी डिसेबल्ड पर्सन को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और एक यहाँ पे
इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी है, ये 2017 में पब्लिश हुई थी, इसको मैंने इंटरनेट सर्च में मैंने देखा। हम्म। तो स्टेप फॉरवर्ड क्योर्ड ऑफ डिजीज दे डिजाइन फुटवेयर फॉर लेप्रोसी पेशेंट। तो यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने खुद उस चीज को फील किया था, मतलब खुद देवर देमसेल्फ लेप्रोसी पेशेंट, और फिर बाद में उन्होंने स्पेशल फुटवेयर इनके लिए बनाना शुरू किया, हम्म। जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी ये था, मूविंग था। तो एमसीआर का यहाँ पे फुल फॉर्म है माइक्रो सेलुलर रबर फुटवेयर। हम्म। तो इसमें स्पेशली डिजाइन उनके कस्टमाइज ये होता है स्लीपर और सैंडल, तो उसमें उनके पैर से उसको बांध दिया जाता, उसको टाई कर दिया जाता। ओके। ये एक मेरे लिए मूविंग एक्सपीरियंस था। ओके। और एक एमसीआर वाला, कि एमसीआर वाला देख के वो भी एक मुझे ये लगा कि हाँ यहाँ पे एक इंजीनियरिंग का अपना एक रिसर्च का एक उनका आउटपुट है, हम्म। और लोगों की नीड का भी है। तो उसमें लोग सैंडल को लाइक उसमें बेल्ट लगे होते हैं, अगर किसी का नमनेस अगर ज्यादा है किसी के पैर में, तो पैर में उसने यहाँ पे शूज पहन लिया तो उसको यहाँ से यहाँ पे उसको टाई कर देते हैं ताकि उसके पैर से वो शूज निकले ही नहीं। अच्छा। तो ओके। ये था जी। ओके। सो जैसे अभी बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, हमने भी किया है, बस सिमिलरली बहुत सारे एजुकेशन के ब्रांचेस है, कोई कोई मेडिसिन में जाता है, कोई राइट जनरल एजुकेशन में जाता है। बट ये राइट। जो एरिया है, जो सोशल साइंसेस वाला एरिया, वो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आपने भी बताया, आपके एक दोस्त निरंजन ने आपको बताया कि यहाँ पे है एंड आपको जाना चाहिए। राइट राइट राइट, तो मेडिसिन मुंबई के बारे में उन्होंने बताया। हाँ, हाँ, तो सिमिलरली आप क्या आपको लगता है कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो स्टूडेंट्स में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कम है, जिसके कारण हो सकता है लोगों को पता नहीं है, या फिर लोग जो इंटरेस्टेड भी हो इस फील्ड में आने के लिए वो नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस। और उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए अगर है तो? हाँ बिल्कुल, आपने अवेयरनेस की बात की मानस, तो अवेयरनेस की बात मैं बिल्कुल मानूंगा। इसलिए कि मेरा एक ब्रीफ, मेरा एक ये इंटरेक्शन का मेरा एक पीरियड भी रहा है, मेरा मेरे पास एक ब्रीफ एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, जो मैंने हम्म। 2015 के बाद से मैंने किया था। तो मैंने उस टाइम भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो 9 10th में थे। 9 10th यानी क्लास 10th तक आपको साइंस और सोशल साइंस आपको दोनों पढ़ना है, ये मैंडेटरी है। हम्म। हम्म। उस टाइम में देखता था तो बहुत सारे बच्चों का कि सर ज्योग्राफी, अच्छा ठीक है सर रन दो, इसको आपको नहीं पढ़ाना, इसमें हम रख लेंगे। हिस्ट्री सर क्या मैम ने ये क्वेश्चन बोला इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेंगे। पॉल साइंस हो या सिविक्स हो, तो उसमें बिल्कुल उनके लीस्ट उनके लिए प्रायोरिटी पे होता था, बच्चों के लिए एज वेल एज उनके गार्जियंस के लिए भी। अगर इवन मैंने कोई टॉपिक मैंने समझाना शुरू किया कि ठीक है, ये मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में आप ये जो रॉक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, आप ये जो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे, सॉइल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझो। तो बच्चे भी खास तो ध्यान नहीं देते थे, और कई बार उनके गार्जियन आएगा तो बोलेंगे अरे सर आप प्लीज आप इनको साइंस पढ़ा दो, आप इनको मैथ्स करा दो, सोशल साइंस तो ऐसे ही कर लेंगे। तो दोनों के लिए ही लिस्ट प्रायोरिटी पर रहा। हम्म। और 11th 12th में तो खैर जाते जाते तक बिल्कुल डिमार्केशन आ जाता है। अगर आपने पीसीएम या फिर पीसीबी ले लिया, कॉमर्स भी ले लिया, तो आपका सोशल साइंस एकदम से छूट जाता। और इवन जिनके पास आर्ट्स है, तो आर्ट्स में ज्यादातर बच्चे वही जाते हैं जिनके मार्क्स सबसे कम आते हैं ज्यादातर। हम्म। अगर आउट ऑफ किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो स्टूडेंट अगर उसमें जा रहा है या फिर जा रही है तो ये उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन एक ट्रेंड नहीं है। और इस चीज को मैंने फील किया खासतौर से टिस में जाने के बाद से। इसलिए कि मैंने खुद, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और एनआईटी में भी हमें एक्सपोजर हमें नहीं मिलता था। बस हमें फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हमें ह्यूमनिटीज में बस हमें इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया गया था। तो वहां पे फिर मैंने देखा, तो सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में खुद भी एक साइंस है, साइंस का एक पार्ट है वो, जो हम्म। ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाता, उसके बारे में समझ को और ज्यादा डेवलप करता। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये खासतौर से दुनिया ने इसको ठीक से समझा होगा लॉकडाउन के टाइम में, इसको समझा होगा कोविड पेंडेमिक के टाइम में। मतलब दिस थिंग हैज बीन एन आई ओपनर इन दिस फील्ड ऑल्सो, कि सब कुछ आपका साइंस, सब कुछ आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी जरूरी है। तो उसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी फॉर्चुनेटली इस तरह से डिजाइन की गई है कि हम इंजीनियरिंग के साथ साथ हम चाहे तो उसमें सोशल साइंस को भी रख सकते हैं, यानी हम सब्जेक्ट की मिक्सिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस फील्ड में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी अप्रोच है, और सोशल साइंस को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत है। और बिल्कुल हमें एक मैकेनाइज्ड फ्यूचर से जाने से में जाने से बचाने के लिए एक सोशल साइंस
का एक्सपोजर या उसका उसका मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। और इसका कुछ ऐसे होना चाहिए कि हम जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम +2 में पढ़ें या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ें, तो चाहे हम जिस कोर्स में भी जा रहे हैं, चाहे हम बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ का इंक्लूजन होना चाहिए। हालांकि एनईपी का जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसी बातें की गई हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका इंक्लूजन और होगा। तो सोशल साइंस का एक क्रूशियल रोल रहा है, और मैं इसके लिए मैं इनकरेज करूंगा सभी को, खासतौर से इंजीनियर्स को, जो हमारे जो सीनियर्स और जूनियर हैं, कि वो इस चीज़ को जरूर पढ़ें, और इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा, आपका अपना जो तो ड्रीम है वो पूरा होता है। जी। हाँ, सो रैप अप करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके। जैसे अभी तक ओके। आपका जो करियर रहा है, उसमें अगर आपको मौका राइट। मिले कि आप पास्ट में जाके आपके करियर में कुछ चेंज करें, तो क्या होगा डिसीजन वाइज, मतलब करियर डिसीजन वाइज चेंज करें, तो वो क्या होगा और क्यों? अगर कुछ नहीं है तो नहीं, दैट्स फाइन। नहीं बिल्कुल, रिग्रेट तो सभी के पास होता है, बहुत सारे रिग्रेट होते हैं। डिग्री के मामले में मुझे लगता है कि मेरे पास जो बीटेक की डिग्री है, तो बीटेक की डिग्री ने इवन बहुत ज़्यादा मुझे रेजिलिएंट बनाया, और मुझे उस तरह से बनाया कि मैं किसी भी तरह का डिसीजन ले लूँ, एकदम से उसने मुझे एक डाइवर्स पॉइंट में मुझे खड़ा कर दिया, कि जहाँ से मैं उस पॉइंट से मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ, आई कैन जंप इन एवरी फील्ड। इवन बिल्कुल मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग होता है कि मैथ से बायो में जाना, मीन्स कि नॉन मैथ से मेड में जाना। ये इंजीनियरिंग ने मुझे उस बात के लिए तैयार किया, एक लॉन्चिंग पैड दिया। और जहाँ तक रिग्रेट की बात है, तो रिग्रेट थोड़ा सा बस इस बात का है कि आई शुड हैव ज्वाइन इन्फोसिस कंपनी फॉर सम टाइम, लाइक जैसे मुझे लगता है कि मैं प्रोग्रामिंग और बाकी सब स्किल्स में मैं लैक करता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता हूँ। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने पीजी करने के बाद, सेम पेज करने के बाद से अभी लोग आर लैंग्वेज को उन लोगों ने सीखा, हम्म। आर लैंग्वेज का, और भी कुछ कुछ प्रोग्रामिंग के हैं जो कि लाइफ साइंसेज से जुड़े हुए हैं। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगा, तो आई कुड नॉट गो फॉर दैट। तो या फिर एसपीएसएस है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग फॉर, हम्म। ये एसपीएसएस का भी यूज है, या फिर आर है, पाइथन वगैरह का भी लोग यूज करते हैं। एमपीएस के बाद से कुछ कुछ फ्रेंड्स, कुछ कुछ जो मेरे बैचमेट थे, ये लोग उधर गए। तो मुझे इस बात का जरूर रिग्रेट है कि एक इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी थी, जो कि बिल्कुल उसमें शुरू से ही हैंड होल्डिंग और हम्म। आपको सारी चीजें वो सिखा देते बिल्कुल इनिशियल से। तो उस बात का अफसोस है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। कि मजा है आपका जर्नी शेयर करने के लिए। होप आपको भी मजा आया शेयर करते हुए। बिल्कुल मजा आया, और बिल्कुल लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आपका जो इनिशिएटिव है कि पॉडकास्ट करना, और उसमें कुछ कुछ यंग जो भी हमारे जो भी जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनका एक्सपीरियंस को शेयर करना और उसको यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करना, दैट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड when I watched your all the past videos. So थैंक you यू। are doing a very good work, and I must appreciate your all efforts, and I hope that you will make it more interesting, and you will find better people for your upcoming podcast. Sure, sure. Thank you. Thank you. Thank you for watching this podcast till the end. If you like this podcast, please hit the like button, share with a friend, let them also know about this podcast. If you think the content is good, if you think it should reach more people, please share it with your friends, family, mutual friends, and whoever you feel that they'll be benefited from this podcast. Thank you. And if you have not subscribed to this channel, please hit the subscribe button so that it reaches more and more people. Thank you. Keep supporting.